हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आपकी जो फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स 4 वेव एंड ऑप्टिक्स है, वेव एंड ऑप्टिक्स की जो वेव्स है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वेव्स होती क्या है? तो वेव्स को हम डिफाइन करते हैं प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, यानी विक्षोभ का जो स्थानांतरण होता है। एक अगर हमने जैसे पानी का कोई तालाब है, उसमें पत्थर फेंका तो उससे जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वो तरंगों के रूप में उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे की ओर बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? तरंग। तो तरंग हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। पर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि विदाउट एनी ट्रांसलेशन ऑफ द मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी जो मीडियम के पार्टिकल है उनका वेव प्रोपगेशन यानी तरंग संचरण की दिशा में कोई विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इसका आप अगर एक्सपेरिमेंट भी करना चाहो तो एक तालाब में अगर हम हल्का कोई कॉर्क या फिर लकड़ी का टुकड़ा डाल दें और फिर हम इस शांत तालाब में अगर हम पानी पर पत्थर फेंकते हैं तो उससे जो वेव्स तरंगें उत्पन्न होगी, इन तरंगों की वजह से ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका जो विस्थापन है वो ना होकर केवल ये अपने ही स्थान पर ऑसिलेट यानी दोलन गति करेगा, यानी ये इसी स्थान पर ऊपर नीचे होगा, परंतु ये इस स्थान से आगे या पीछे नहीं खिसकेगा। इससे हम क्या समझते हैं कि जो वेव्स होती है उनमें केवल हमारे विक्षोभ का स्थानांतरण होता है, डिस्टरबेंस का प्रोपगेशन होता है, न कि उसके जो मीडियम है उसके कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता। अब हम वेव यानी तरंगों के प्रकार या टाइप्स की बात करें तो हमारे पास माध्यम की आवश्यकता के आधार पर वेव दो प्रकार की होती है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट वेव इज इलास्टिक और मैकेनिकल वेव एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऐसी तरंगें जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण के लिए अपने माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम इलास्टिक अर्थात प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास होता है साउंड वेव, यानी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण के लिए यानी जो वेव प्रोपगेशन के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता जरूरी नहीं है। जैसे लाइट वेव, लाइट वेव वैक्यूम में भी यानी निर्वात में भी संचरण कर सकती है। आगे हम इसके दूसरे प्रकार की बात करें तो हमारे पास होता है एनर्जी प्रोपगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, यानी ऊर्जा संचरण के आधार पर हमारे पास फिर से दो तरह की तरंगें होती है। एक होती है प्रगामी और दूसरी अप्रगामी तरंगें। जो प्रगामी यानी प्रोग्रेसिव वेव्स होती है वो क्या होती है? जिनमें ऊर्जा का संचरण यानी वेव के साथ साथ यानी जो तरंग जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपने साथ ऊर्जा को भी लेके जाएगी। तो इस आधार पर जैसे जो लाइट वेव होती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लाइट वेव किससे बनती है? छोटे छोटे फोटॉन से, जो कि ऊर्जा के पैकेट होते हैं। यानी जो लाइट वेव और साउंड वेव होती है वो कैसी वेव होती है? प्रोग्रेसिव वेव यानी प्रगामी तरंगें, जो कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए। उसके बाद हम आपको दूसरी बात करें स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंगें। तो ऐसी तरंगें जो ऊर्जा संचरण नहीं करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रगामी तरंगें। जैसे एक तनी हुई डोरी में भी यानी वेव इन स्ट्रिंग टेंशन, एक अगर मैं धागे को दोनों तरफ से बांध दूं तो जो एक तनी हुई डोरी होगी उसमें मैं एक विक्षोभ करने से जो तरंग उत्पन्न होगी उसे हम कैसे वेव कहेंगे? स्टेशनरी वेव। अब हम तीसरे तरह के पार्ट की बात करें। इनके तीसरे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन, यानी जो मीडियम है उसके जो कणों की गति के आधार पर हम जो तरंगें हैं उन्हें दो भागों में बांटता है। फिर से एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जिनमें जो पार्टिकल की मोशन है, अगर मैं वेव प्रोपगेशन या तरंग संचरण की दिशा प्लस एक्स अक्ष पर माना तो जो माध्यम के कण हैं वो इसकी लंबवत गति करेंगे, यानी ऊपर नीचे। इस तरह की जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इस तरह की वेव को हम
तरंगे कहते हैं, जो किसमें जैसे देखी जा सकती है, एक धागे में जो तरंग आएगी वो कैसी तरंग होगी, एक ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंग। इसमें हमारे पास एक चीज होती है कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसके लिए एक दृढ़ मीडियम होना जरूरी है, इसलिए जो ट्रांसवर्स वेव है वो गैसों में नहीं दिखाई देती। अर्थात जो साउंड वेव है यानी ध्वनि तरंग है वो कभी भी अनुप्रस्थ तरंग नहीं हो सकती, जबकि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंगें होती है वो कैसी होती है, जिनमें जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण के साथ इस तरह से तरंग संचरण की दिशा में ही आगे पीछे क्या करते हैं, गति करते हैं या कंपन करते हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती है उन्हें हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है वो ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन की वजह से होती है, यानी संपीड़न और विरलन। यानी जैसे अगर आप हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको स्प्रिंग को दबा के ऐसे, तो जो स्प्रिंग में जो वेव उत्पन्न होगी वो कैसी वेव होगी, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी आगे पीछे इस तरह से उसमें पहले दबाव होगा फिर विरलन, यानी संपीड़न और विरलन की वजह से जो तरंगें होगी उन्हें क्या कहेंगे हम, अनुदैर्ध्य तरंगें। उसके बाद हम एक छोटे से भाग वेव फ्रंट या तरंग आग्र की बात करें, यानी वेव फ्रंट या तरंग आग्र क्या होता है कि हम जब वेव संचरण देखते हैं तो काफी सारी वेव एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो जब हम एक ऐसा तल देखें, एक ऐसा प्लेन देखें जिसमें उपस्थित प्रत्येक कण एक ही कला में गति करे, यानी सब इसमें हो सेम फेज, यानी जितने भी कण हैं वो सेम फेज में हो उस तल के, तब उसे हम क्या कहते हैं, एक तरंगाग्र। तरंगाग्र हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लेन और एक स्फेरिकल, यानी एक समतल तरंगाग्र और एक गोलीय तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या होता है, अगर हमारे पास जो सोर्स है, प्रकाश उत्पन्न करने का सोर्स मान लो, अगर सोर्स अनंत पे है तो उससे आने वाले जो तरंगाग्र होंगे वो समतल तरंगाग्र, यानी इस तरह से समतल तरंगाग्र होंगे जो आगे की ओर संचरण करेंगे। जबकि अगर हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स है और इससे जो ये तरंगाग्र निकल रहे हैं इन्हें हम कहेंगे गोलीय तरंगाग्र। तो इसके बाद हम एक वेव के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज क्या होता है और वेवलेंथ क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेव्स यानी जो तरंगे हैं उनके लिए उसका आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कला क्या होती है और इसका तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके आयाम की बात करें तो इसका आयाम क्या होता है, तो अगर मैं साइन वेव की बात करूं तो इसके जो मैक्सिमम वैल्यू है जहां पर इसका विस्थापन या जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, उसे इसका क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आयाम a। ठीक है, उसके बाद sin ओमेगा t प्लस फाई, जो ये ओमेगा t प्लस फाई है उसे क्या कहते हैं, इसका फेज या कला। तो ये फेज या कला है, ये क्या बताती है, किसी की स्पेसिफिक टाइम पर जो इसके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो एक साइकिल है उसके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो वेव है उसके बारे में ये बताता है। यानी अगर मैं इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू बताऊं तो वहां पे ये एक इसका स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बताएगा। ठीक है, यहाँ पे फाई को हम फेज डिफरेंस या कला में अंतर भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड ये हो गया। अब इसके जो एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे हम इसका क्या कहते हैं, टाइम पीरियड t। और टाइम पीरियड t और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा में जो रिलेशन है वो क्या है, ओमेगा इसका 2 पाई बाय t होता है, यानी एक साइकिल पूरा, एक साइकिल यानी 2 पाई में जो टाइम लगता है उस 2 पाई बाय t, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होती है, तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को हम किससे बताते हैं, आवृत्ति से, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। क्योंकि हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है, साथ ही इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई एक रोटेशनल या सर्कुलर मोशन है तो उसकी जो रेखिक वेग या जो लीनियर वेलोसिटी है उसको अगर मैं इसकी
रेडियस से डिवाइड कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन पर सेकंड। यहां तक समझ में आया। उसके बाद तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो एक साइकिल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य, ठीक। और वेव वेक्टर जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, इनवर्स, यानी 2π/λ। ये क्या बताता है कि 1 मीटर में हमारे पास कितने साइकिल्स हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट को हम क्या किससे डिफाइन करते हैं, वेव वेक्टर से। तो वेव वेक्टर ये होता है हमारा 2π/λ, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो तरंगाग्र की, जो तरंगाग्र है उसके लंबवत होती है, ठीक है। तो क्योंकि तरंग दैर्ध्य दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होगा, जबकि जो वेव वेक्टर है वो दूरी यानी लैम्डा का इनवर्स है तो इसका मात्रक मीटर इनवर्स होगा। उसके बाद अगर मैं एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव यानी समतल प्रगामी तरंग का जो वेव इक्वेशन लिखूं तो उसे हम लिखते हैं a cos kx - ओमेगा t + phi। यहां पे जो kx है वो वेव की दिशा को बताता है और ये उसके फेज को बताता है, कला को बताता है। ये तो हो गई इसकी कला, और इसे हम क्या कहते हैं, इसका वेव वेक्टर यानी इसके वेव की दिशा को बता रहा है। यहाँ पे देखो जब दोनों के जो साइन है यानी ओमेगा टी और kx के साइन अपोजिट होते हैं तब हमारे जो जहाँ पे जो है वही हमारा क्या कहता है, यानी अगर k वेक्टर कैसा हो जाएगा, kx i k, यानी जो हमारी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो क्या होगी, i k, यानी +x डायरेक्शन में इसकी दिशा होगी, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी बात करूं मैं, यहाँ पे देखिए kx + y + ओमेगा t, यानी दोनों के साइन क्या होंगे, सेम। जब भी दोनों के साइन सेम हो तो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका नेगेटिव करके हमें क्या लिखना है, इसका वेव वेक्टर, यानी जो वेव वेक्टर होगा उसको कैसे बताएंगे, यानी क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये चीज हमें बताएगी कि जो वेव का डायरेक्शन है वो वेव वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, i k, क्योंकि इसमें क्योंकि x है तो ये i k वाला है। अब यहाँ पे x और y दोनों हैं, यानी x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों है तो यहाँ पे i k j k दोनों आएगा, पर साथ ही डायरेक्शन क्योंकि दोनों के जो साइन है वो सेम है, इस वजह से हम इसे कैसे लिखेंगे, k वेक्टर इक्वल टू -kx i k - ky j k। और ये जो कैसे आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब एक तरंग की समीकरण लिखेंगे यानी वेव इक्वेशन लिखेंगे और उसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को हम इस तरह से दिशा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।